नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएसपी। मैं हूं शिवम और आज से हम शुरू करने वाले हैं जुडिशरी लीगल स्टडीज की बात किया जाए, जिसमें हमने आपको एक 8वां जो यूनिट था लीगल मैगजीन वो हमने आपको करा दिया था। उसमें जो इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन थे और जो पीवाईक्यू में आए थे उन सभी को हमने वहां पे करा दिया है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप सबसे पहले वो लीगल मैगजीन की 3 क्लास हमने यूट्यूब पे भी डाली है, आप उसको देख लीजिए। जैसे अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो 7 यूनिट है लीगल स्टडीज में आने वाले हैं शुरुआत के, वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ही हम कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाएंगे कि स्टोरी लेके आपको पढ़ाएंगे ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, चीजों को समझ पाओ। और साथ ही साथ हम आपको क्या कराने वाले हैं यहाँ पे, तो लेक्चर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में आए हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा उसका रिप्लाई भी मुझे जरूर दीजिएगा। मैं आपसे इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा वहां पे। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप, मैं लीगल स्टडीज की अगर मैं बात करूं डोमेन के अंदर, तो आप अगर इस लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर लिए, जो भी कंटेंट है इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे वो हमारे पेड बच्चे हैं, उनको तो ये पीडीएफ उनके ऐप एक्सेस पे मिल जाएगा। पर यूट्यूब वाले बच्चों को भी हमारे प्ले स्टोर पे जाके आप वहां से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप एक बार जरूर रीडिंग करिए। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद इस पीडीएफ को अगर आप एक बार रीड किए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना लीजिएगा और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये चीजें ऐसी है। तो हम मैक्सिमम चीजें यूट्यूब पे भी लाने वाले हैं आप लोग के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के हम पहली यूनिट जो हमारी है जुडिशरी वो स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी की अगर हम बात करें न्यायपालिका, तो न्यायपालिका क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जो न्यायपालिका है, अगर आपके लीगल स्टडीज का पेपर आ रहा है तो उसमें 25 से 30% जो वेटेज होता है वो जुडिशरी का रहने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जुडिशरी आपका रहने वाला है, जहां पे आप 25 से 30% आपके जो क्वेश्चंस है वो यहां से देखने को मिलेंगे। तो जुडिशरी हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए आज जुडिशरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे देखिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, जो सरकार होती है, उसमें क्या होते हैं, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट के देखिए 3 बॉडी होती है, 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो आइए अब हम उसको देख लेते हैं। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्लास का जो मीडियम होगा। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपका होता है जुडिशरी। जो क्लास का मीडियम होगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जो भी मीडियम के बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल चीजें आपको कराने वाला हूं। और अगर पेपर भी आपको क्या होगा, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया तो वहां पे आपको बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लैंग्वेज से रिलेटेड। लेजिस्लेचर यानी क्या हो गया आपका, विधायिका। क्या हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विधायिका। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, क्या हो जाएगा ये, कार्यपालिका। ठीक है, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है इसके 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। आपका जो चैप्टर है वो आपको पहला चैप्टर ये जुडिशरी पढ़ना है। थोड़ा सा अगर हम देखें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होता है तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आपका चैप्टर अगर जुडिशरी स्टार्ट हुआ है तो हम जुडिशरी को ही करेंगे। पर आया कहां से उसको हम देखते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है विधायिका यानी कानून बनाता है। ठीक है, टू मेक लॉ, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टू मेक लॉ। कानून बनाने की शक्ति क्या होगा, कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, विधायिका के पास होती है। कार्यपालिका के पास क्या होता है, टू इंप्लीमेंट लॉ। क्या होता है, टू इंप्लीमेंट लॉ। लॉ को इंप्लीमेंट करने की, लागू करने की शक्ति किसके पास होती है, कार्यपालिका के पास होती है। आगे हम बात करें न्यायपालिका, तो उसको क्या करता है, रिजॉल्व, डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है।
अगर इसमें दिक्कत आती है तो उसको क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई अगर दिक्कत आ रही है, तो वहां पे क्या होती है, जुडिशरी एक वहां पे क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वहां पे न्याय देने का काम कौन करता है, हमारा जुडिशरी करता है। ठीक है, तो और ये तीनों क्या होता है, चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को क्या है थोड़ा अलग रखा गया ताकि एक दूसरे को इंडिपेंडेंट होकर तीनों बॉडी काम करें और दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहे वहां पे। ठीक है, तो ये हम बेसिक चीजें समझने वाले हैं। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी से मैंने आपको बताया था 25 से 30% जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके जुडिशरी चैप्टर यानी यूनिट 1 से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पीवाईक्यू को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार एटलीस्ट आप देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ चीज को। अगर आप इसको एक से दो बार देख लिया, आपके वो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। बस आप उसको रिवीजन करते रहिएगा, आप सारे क्वेश्चंस बना ले जाओगे। लीगल स्टडीज देखिए सबके लिए अलग हो सकता है, क्योंकि जो कॉमर्स के बच्चे, जो साइंस के बच्चे हैं और जो हमारे बायो के बच्चे हो गए, यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ये कॉमर्स पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा, बायो पढ़ा होगा, लीगल स्टडीज आपने नहीं पढ़ा होगा। पर यकीन मानिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं ताकि आप उन चीजों को कितने अच्छे से कनेक्ट कर लो, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ बहुत आसान रहेगा, बस एक चीज आपको करना है, वो प्रॉपर अटेंशन आपको देना होगा क्लास के अंदर। जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं, जो पीपीटी पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उन चीजों को आपको अटेंशन देना होगा वहां पे। ठीक है, बस आपका ध्यान चाहिए, बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम सारी चीजें आपको बहुत ही आसान करके यहाँ पे देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम जुडिशरी स्टार्ट करते हैं, जो जुडिशरी न्यायपालिका की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और विजिबल हो। न्यायपालिका की बात करते हैं, जुडिशरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, टू अंडरस्टैंड एंड फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, यानी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझने के लिए। अब जो हमारा जुडिशरी चैप्टर है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसके बारे में हम जरा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस जो चैप्टर है इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो पहला आपको पढ़ना है कि कॉमन लॉ, कॉमन लॉ क्या होता है। दूसरा एडवर्सल सिस्टम ऑफ लॉ क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये बस हम आपको गो थ्रू करा दे रहे हैं कि ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इन चीजों को एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉमन लॉ क्या होता है, एडवर्सल सिस्टम क्या होता है, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, एकदम डिटेल में करेंगे, परेशान मत होइए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको पीआईएल कहते हैं। ठीक है, इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स, चेक एंड बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर, कोलेजियम सिस्टम इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इम्पीचमेंट। अब इसको जरा हिंदी में भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें होता है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे उनको हटाते हैं। एनजेएसी क्या होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था। ठीक है, क्या उसके प्रस्ताव थे, कौन लोग उसमें थे, हर एक चीज, मतलब जो मैं बता रहा हूं आपको, ये हर एक चीज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। हिंदी में अगर देखिए आपको हमें क्या क्या पढ़ना है, सामान्य कानून क्या होते हैं, कानून की प्रतिकूल प्रणाली क्या है। ठीक है, कानून की उचित प्रक्रिया कैसे होती है, जनहित याचिका क्या होती है। ठीक है, न्यायाधीशों की निष्पक्षता क्या होती है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, शक्तियों का प्रतिकरण क्या होता है, इसमें शक्तियों का विभाजन क्या होता है, नियंत्रण और संतुलन कैसे होता है, बुनियादी संरचना क्या है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है, कोलेजियम प्रणाली से होती है, और महाभियोग कैसे लाया जाता है, यानी उनको हटाने का प्रक्रिया क्या होता है, कैसे उनको अपॉइंट करते हैं, कैसे उनको हटाया जाए, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उनकी शक्तियों से लेके उनके काम करने के तरीके को, उनको अपॉइंट करना तो उनको हटाना, ये सब कुछ हम जुडिशरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका था कॉमन लॉ, आइए अब हम कॉमन लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक्स थे ये अब धीरे धीरे हम कवर करना स्टार्ट करते ही हैं। उससे पहले आप जरा सा देखें जो टॉपिक आपका आ गया कि स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, जुडिशरी के अंदर क्या होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, 3 लेवल पे कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे पेज एक ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 लेवल की कोर्ट होती हैं। अगर आप ट्रायंगल के रूप में बना के देखो तो यहाँ पे क्या होता है, 3 लेयर में क्या होती है, कोर्ट्स को बांटा गया है। पहला जो होता है ये क्या है, जो फर्स्ट लेवल पे होगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये क्या होगा, थर्ड लेवल पे। ठीक है, थर्ड लेवल। तो पहला पे आ जाएगा आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरे लेवल पे क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट। तीसरे लेवल पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
अब इसके अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी अलग अलग कोर्ट्स आ जाते हैं, सिविल के लिए अलग होगा, क्रिमिनल के लिए अलग होगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। पर मेनली अगर देखा जाए तो 3 लेवल पे आपके क्या है, जुडिशरी को बांटा गया है, जिसमें जुडिशरी के लेवल्स होते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब इसके क्या काम होते हैं, कौन कौन से जुडिडिक्शन इनके पास है, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। बस एक बार आप ये समझ लो कि 3 लेवल पे कोर्ट्स को बांटा गया है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि भारत के न्यायालयों और कानून कार्यालयों की संरचना और पदानुक्रम, उसके जो जो उसके लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में तो वो हमने आपको बताया ही था अभी। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, भारत के न्यायालय, वही चीजें यहाँ पे भी रिपीट की गई है। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज आउट द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया हैज अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सीधे ये क्वेश्चन आया है, तो यहां पे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, क्या इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम किस फॉरेन में है, तो वो क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ इनेक्टिंग पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। यानी फेडरल का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे फेडरल सिस्टम में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पावर्स को, शक्तियों को बांटा जाता था। अब शक्तियों को बांटने से क्या होता है कि जो उसका मिसयूज के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस वाला काम यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए मिसयूज ऑफ द लॉ कम हो जाएगा वहां पे, जब अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास ये सारी शक्तियां हो जाएंगी तो चांसेस होते हैं कि वहां पे मिसयूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को यूज किया गया था, चाहे वो हमारी सरकार में होगा, चाहे हमारे जुडिशरी में होगा। गवर्नमेंट में भी आप देखोगे तो सेंट्रल लेवल की अलग शक्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग शक्तियां हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास एक अलग शक्ति दी गई है, जहां पे दोनों उस मुद्दे पे कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें जुडिशरी के अंदर, तो जुडिशरी के अंदर भी उसी फॉर्मेट को रखा गया है, जहां पे बात करता है कि फेडरल सिस्टम ऑफ जुडिशियल सिस्टम रखा गया है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम रखा गया है, इसका मतलब है कि शक्तियों को बांट दिया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर से स्टेट लेवल पे, फिर एक सेंट्रल लेवल पे बांट दिया गया है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे बात करता है सेंट्रल एंड स्टेट पे। सेंट्रल में आपके हो गए सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट के अंदर आपके हो गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसके अंदर आ जाएंगे, स्टेट के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। उसी चीज को हिंदी में भी दिया गया है, क्या बोला गया है, चलिए एक बार फटाक से देख लेते हैं। भारत की संविधान भारतीय न्यायिक प्रणाली को रूपरेखा तैयार करते हैं। भारत ने सरकार की एक संघीय प्रणाली अपनाई है। क्या कौन सी प्रणाली है, तो एक संघीय प्रणाली अपनाई है, जो केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति वितरित करती है। तो आप ये याद रखिएगा, कौन सा, एक संघीय प्रणाली अपनाई है, कौन सा, ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली के रूप कैसी है, क्वेश्चन ये पूछ देगा, भारतीय न्याय प्रणाली कैसी है, तो एक संघीय प्रणाली अपनाई है। ये आपको एकदम याद रखना है। इस स्लाइड में देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया जुडिशियल सिस्टम के बारे में, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो डिवीजन ऑफ पावर, यानी जो शक्तियों का बंटवारा कर देना सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगली साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या बोलता है इसमें, ये द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। कैसा सिस्टम है, तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये क्वेश्चन सीधे पूछ देगा। देखिए ये जो स्लाइड्स है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ के एक एक लाइन से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बन सकता है, तो हर एक लाइन में क्वेश्चन आप देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कैसा सिस्टम है उनका, तो आप बोलोगे सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी का। कंप्राइजेस ऑफ कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। और सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब है, जैसे मैंने आपको ये पहली स्लाइड में बताया था कि ये सिंगल है, यहाँ पे सिंगल रखा गया है, पहले सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए उसी चीज को बोला गया। फिर भी संविधान न्यायपालिका की एकल एकीकृत प्रणाली स्थापित करना है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानूनों को प्रशासित करने के लिए अदालतें शामिल है। और ये केंद्र और राज्य में जो कौन कौन से कोर्ट्स हैं, ये हमने आपको बता दिया था। हालांकि और डिटेल में भी जाएंगे, एक एक कोर्ट के बारे में और डेप्थ में जाएंगे, पर थोड़ा सा बेसिक में बताते चल रहा हूं, ताकि जब मैं उनको डिटेल में कराऊं तो आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओ आसानी से, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहा हूं।
अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहोगे तो आपको सारी चीजें एक एक डॉट कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा मैंने जो 3 कोड बताया था उनके पास कब बना था, वो क्या शक्तियां हैं, कितनी कोड्स हैं, वो सब कुछ आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से देखते रहिए आप लोग। आगे बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर पहले नंबर पे हमने रखा था सुप्रीम कोर्ट को। जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उसमें सबसे पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आइए देखना स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन ये पूछा गया, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहां पे आंसर आपका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। कहां पे स्थापित है, न्यू दिल्ली। ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इट इज फॉलोड बाय वेरियस हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल व्हिच फंक्शन फॉर वन और मोर नंबर ऑफ द स्टेट्स। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट जो है वो क्या है, स्टेट लेवल पे है। ठीक है, जो हाई कोर्ट्स है वो क्या है, स्टेट लेवल पे है। एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो हाई कोर्ट्स है ये एक या एक से अधिक स्टेट के जुरिडिक्शन को भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो क्या होता है, एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स की जो मैटर्स है, मतलब जो स्टेट है उसके मैटर्स को देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, एक ही हाई कोर्ट वहां पे है, तो वो तीनों के जुरिडिक्शन को वो देखता है। तो ऐसी चीजें हो सकती है। यहाँ पे साफ बोला गया है मोर नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी फंक्शन फॉर वन और मोर नंबर ऑफ स्टेट। क्वेश्चन ये सीधे पूछ देगा कि हाई कोर्ट क्या एक ही स्टेट के लिए काम कर सकता है, तो नहीं, वहां पे एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट के लिए भी वो, या यूनियन टेरिटरीज के लिए वो हाई कोर्ट काम कर सकता है। उसके जुरिडिक्शन में वो चीजें आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों को, इस लेक्चर्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है। मेरी एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन से भी क्वेश्चंस आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज में अटेंशन चाहिए। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, बस आपको अटेंशन वहां पे अच्छे से देना होगा। आगे हम बात करते हैं, नई दिल्ली में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, न्यायालय ये तो आपको मैंने बताया। इसके बाद राज्य स्तर पे विभिन्न उच्च न्यायालय आते हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हाई कोर्ट जो होते हैं वो एक ही राज्य का काम करते हैं, तो नहीं, एक या एक से ज्यादा जो राज्य है उसके काम को, या केंद्र शासित प्रदेश है उसके काम को वो देख सकते हैं। उनका न्यायिक अधिकार मतलब जुडिशियल पावर रहता है उनके पास। ठीक है, आगे बात करते हैं, द हाई कोर्ट आर फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट व्हिच आर नोन एज द लोअर कोर्ट इन इंडिया। तो लोअर कोर्ट इन इंडिया किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आर लोअर कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट एंड जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो क्या है, लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसी चीज को हिंदी में भी दिया गया है कि उच्च न्यायालय के बाद जिला और अधीनस्थ अदालतें आती हैं जिन्हें भारत की निचली अदालतों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट क्या है, टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स exist specialized tribunals or educate sectors specific claims such as the labor, consumer and service matter dispute। तो देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं। जैसे जुडिशरी तो है, जुडिशरी के साथ साथ उसको सहायता करने के लिए, ठीक है, जुडिशरी न्यायपालिका को सहायता करने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स मतलब ऐसी एक बॉडी बना दी गई है जहां पे अगर मान लीजिए कोई लेबर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, किसी के पेंशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, किसी को सैलरी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो ऐसे के लिए क्या बनाया गया है, एक न्यायालय अलग से थोड़ा सा क्वेसी जुडिशियल बॉडी बना दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि उनको कुछ शक्तियां दे दी गई हैं जुडिशरी की, ताकि वो कोर्ट का जो काम है उसको आसान कर सकें। कोर्ट पे नंबर ऑफ केसेस देखिए बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसको काम को आसान करने के लिए, यानी जुडिशरी का काम आसान करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। ट्रिब्यूनल्स को भी हम डिटेल में देखेंगे, पर भाई यहाँ पे थोड़ा सा अगर वर्ड यूज किया गया ट्रिब्यूनल्स बनाया गया, तो ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है जहां पे क्वेसी जुडिशियल बॉडी होती है, सेमी जुडिशियल बॉडी होती है, और वो क्या करते हैं, जो छोटे मामले होते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे दिया गया है लेबर से रिलेटेड हो गया, कंज्यूमर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, सर्विस मैटर डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे अगर मामले हैं तो अगर इसको भी न्यायालय में जाएगा तो जो न्यायालय का काम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उनके कामों को कम करने के लिए एक संस्था और बनाई गई जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे वो सेमी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है। ठीक है, न्यायालयों में कामकाज को पूरा करने के लिए उच्च श्रम उपभोक्ता सेवा मामले विवादों जैसे क्षेत्र विशिष्ट दावों पर फैसला करने के लिए विशेष न्यायाधीश न्यायाधिकरण मौजूद है, जिसको हम ट्रिब्यूनल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ गया।
तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, फिर से जरा रिकॉल करिए। आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जुडिशरी के अंदर कैसे सिस्टम होते हैं। तो फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके। तो फेडरल सिस्टम का फायदा ये है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होने से मिसयूज ऑफ पावर कम हो जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने देखा कि एपेक्स कोर्ट है। और आपने उसके बाद क्या पढ़ा कि हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट से ज्यादा भी दूसरे स्टेट का जो जुडिशियल पावर है उसके पास हो सकता है, ठीक है। आपने इतनी सारी चीजें अभी तक देखी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखिए क्या बोला गया है। तो बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950। किसके जगह पे हुआ था? तो इट रिप्लेस, देखिए इसको रिप्लेस किया गया था, कोई दो चीजों को रिप्लेस किया गया था। किसको? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला क्या है आपका? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और क्या है? जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल, ये दूसरा है। आपका क्या था? देखिए रिप्लेस किसको किया गया था? तो जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था वो किस पे हुआ था? तो पहला जो वहां पे बताया गया आपको, रिप्लेस बाय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया पहले था, उसको हटा दिया गया। उसको हटा के जुडिशियल कमीशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, इसके दोनों को हटा के एक क्या लाया गया वहां पे? सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, ठीक है। ये एपेक्स कोर्ट है। जैसे योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के वहां पर उसकी रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ये दोनों चीजें हटा के फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमेटी को हटा के लाया गया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। वेयर एज द एपेक्स कोर्ट इज द इंडियन कोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है? एपेक्स कोर्ट है, ठीक है। आपको याद रखना है अंडर द कॉलोनियल एरा। तो देखिए कॉलोनियल एरा यानी जब ब्रिटिश रूल था तब क्या थे? तब के एपेक्स कोर्ट कौन से थे? दोनों चीजें याद रखिएगा। अब मैंने आपको अगर एपेक्स कोर्ट बता दिया यानी सर्वोच्च, सबसे ऊपर की जो लॉ है, ठीक है, सब टॉप पोजीशन पे जो लॉ जुडिशरी बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे? एपेक्स कोर्ट बोल देते हैं। तो आजादी के बाद क्या एपेक्स कोर्ट था? तो सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन आजादी से पहले यानी 28 जनवरी 1950 से पहले क्या था एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया में? तो वो दो थे। पहला कौन सा था? तो प्रीवी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या था? प्रीवी काउंसिल जो थे, ठीक है। ये क्या था? जुडिशियल कमीशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, वहां पे एपेक्स कोर्ट थे पहले, ठीक है, कॉलोनियल एरा के समय में। वाई चीज हिंदी में बताया गया 18 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसका अस्तित्व में आया था, गया, ठीक है। और औपचारिक इन दोनों को हटाया गया था, जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, जुडिशियल कमेटी। ये पीडीएफ आप जरा सा एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, आप वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो बताया इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और आप एक बार अगर पीपीटी को पढ़ोगे तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज स्टूड इन 1950 इन्वेस्टिगेट अ सुप्रीम कोर्ट विच चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस। कितने जजेस थे? 8 थे, मतलब 1 + 7 थे। यहाँ पे 8 का मतलब क्या हो गया? चीफ जस्टिस, एक सीजेआई थे, पहले क्या थे? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 जज थे। जो पहले सीजेआई थे, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, आप देखिए, जो पहले सीजेआई थे ये सभी बच्चे, आज का प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, हु इज द फर्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया? जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही आसान है। और अगर आप लॉ का पेपर देने जा रहे हो तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि पहला भारत का सीजेआई कौन था। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आज का पहला रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब इसके बाद बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास क्या है? जो द पार्लियामेंट वाज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द कमिंग ईयर्स। यानी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाता है, ये क्या जजेस के हाथ में है या फिर पार्लियामेंट के हाथ में? तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जनरली आपको कि किसके पास वो शक्ति है जो नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ा दे। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई जुडिशरी की बात है तो जुडिशरी के पास भी ये शक्ति होगी कि अपने नंबर को बढ़ा ले, पर ऐसा नहीं है। वहां पे जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है, संसद को दिया गया है, ठीक है। संसद को क्या है दिया गया है कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपको ये एकदम याद रख लेना है कि किसको शक्ति दी गई है? तो पार्लियामेंट, संसद को, फिर से मैं कह रहा हूं, संसद को यह शक्ति है कि वो जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है। शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट बना था 8 जज थे, 7 जज थे, एक सीजीआई थे, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये आपका होमवर्क है, बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी की अगर बात किया जाए, एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 34 है। ये क्या है? 34 जजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग, मतलब इंक्लूड उसके साथ, मतलब इंक्लूड भी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी अभी वर्तमान की अगर प्रेजेंट की बात किया जाए
प्रेजेंट में देखिए क्या है, तो प्रेजेंट में 33 प्लस 1 है, यानी टोटल जो आपके जजेस है वो 34 है। अब ये कौन है, CJI, ठीक है, अभी कितने हैं CJI, तो एक CJI है और 33 जज है, यानी अभी वर्तमान समय में 34 जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फिर से मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं, जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है, ये आपको एकदम की पॉइंट याद रख लेना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है हाई कोर्ट्स पे आते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपने देख लिया, अब हाई कोर्ट की बारी है। तो हाई कोर्ट में देखिए, इंडिया कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे 25, कितनी हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेवल। Each high court have a jurisdiction over a state, a union territories or a group of state and union territories। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हाई कोर्ट के पास में क्या है, शक्तियां दी गई हैं, एक से ज्यादा स्टेट की भी जुडिडिक्शन को वो देख सकता है। क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे, और नंबर ऑफ जो हाई कोर्ट है आप देख रहे हो 25 है, यानी कि इसके पास शक्तियां थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं। ये एक राज्य से दूसरे राज्य की भी जुडिडिक्शन को भी वो अपने अंदर कंसिडर करके उस पर जुडिडिक्शन है, उसका अधिकार है। ठीक है, तो यहां पे उसी चीज को बताया गया है। आगे हम देखते हैं, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 25 उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर क्षेत्र पर होता है। ठीक है, अगला है आपका, बिलो द हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट इन हायरार्की ऑफ अ लोअर कोर्ट फंक्शनिंग एज सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। और हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखिए सिविल केस के लिए क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। ये 3 ऑर्गन्स और बनाए गए हैं ताकि जो जजेस हैं उनका वर्कलोड कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है। और जो क्या बोला गया, सिविल कोर्ट यानी दीवानी कोर्ट हो गया आपका, और फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट्स आपके हो गए। ठीक है, अगले वही देखिए, नीचे उच्च न्यायालय में दीवानी अदालतें और आपराधिक अदालतों के साथ साथ विशेष न्यायाधिकरणों के रूप में कार्य करने वाली निचली अदालतों के पदानुक्रम मौजूद हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कैसे हायरार्की इनकी रखी गई है, यहाँ पे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, दीवानी और फौजदारी की बात यहाँ पे किया गया है। अगला है आपका, देखिए अब हाई कोर्ट ने आपने पढ़ लिया, हाई कोर्ट आपने भी ये पढ़ा कि 25 होते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं जिसको हम सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी होता है या फिर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में और डिटेल में जाएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो 4 ऐसे कोर्ट्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जिसमें कौन सा है, मद्रास हाई कोर्ट पहला है। ठीक है, चेन्नई में है। ये मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे 4 कोर्ट्स के नाम दे दिया और यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दे देगा, कहाँ पे है, चेन्नई में है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ पे है, मुंबई में है। तीसरा आपका है कैलकाटा हाई कोर्ट, कहाँ पे है, कोलकाता में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। ठीक है, आर द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट 4 जो हाई कोर्ट्स थे वो कौन कौन से हैं, पहला आपका है मद्रास हाई कोर्ट, दूसरा है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, तीसरा आपका कैलकाटा हाई कोर्ट और चौथा आपका है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। तो आपको ये देख लेना है कहां कहां पे है, मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकता है। तो आपको ये चारों कोर्ट्स याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और इलाहाबाद चौथा। 4 कोर्ट आपके जो पुराने हैं उसको याद रख लेना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स की बात क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आता है। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में अब यहाँ पे देखना है। The court that function below the high courts are popularly known as the lower courts। तो lower courts किसको कहते हैं, जो न्यायालय जो हाई कोर्ट के नीचे जितनी न्यायालय काम करते हैं उनको हम लोअर कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। उसी चीज को बोला गया कि उच्च न्यायालयों के बीच कार्य करने वाली अदालतें निचली अदालतों के नाम से जानी जाती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी काम करती हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट प्रिसाइड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कोई अगर स्टेट है उसको क्या बोला गया, जिला में बांटा गया था। जिला में भी जुडिशरी को बांटा गया, जिसमें जुडिशियल यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में इसको बांटा गया था। इसमें जिला और अधीनस्थ अदालतों में शामिल है। प्रत्येक राज्य को न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया जिसकी अध्यक्षता एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश
करते हैं। तो जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश करते हैं। अब ये जिला और सत्र न्यायाधीश क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, बोला गया है द जज इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जज को डिस्ट्रिक्ट जज कब बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज कब बोलेंगे, व्हेन ही या शी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जज प्रिसाइड ओवर अ सिविल केस, अगर कोई सिविल केस लेते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, डील विद सिविल केसेस, ठीक है, एंड सेशन जज व्हेन प्रिसाइड ओवर द क्रिमिनल केस। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सिविल केस को देखते हैं, ठीक है, और क्रिमिनल केस को सेशन जज देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देगा, ठीक है, आपसे क्या पूछ देगा कि डिस्ट्रिक्ट जज डील विद, तो वहां पे क्या होगा, सिविल केसेस में होगा, और सेशन जज क्या होते हैं, वो क्रिमिनल केस के अंदर डील करते हैं। ठीक है, आपराधिक मामलों में क्या होगा, सेशन जज काम करेंगे, और जो बेसिक अगर सिविल केसेस है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज। इसी चीज को देखिए, जब न्यायाधीश किसी दीवानी मामले में, ठीक है, दीवानी मामले में अध्यक्षता करते हैं तो उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं। दीवानी मामला आप समझ रहे हो, यानी कि जहां पे आप बात कर सकते हो सिविल केसेस के बारे में, वही के रूप में जाना जाता है। और जब वो किसी आपराधिक मामले का अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, क्या जब आपराधिक मामले का अध्यक्षता करते हैं तो उसको सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज क्या होंगे, सिविल केसेस, और जो हमारे सेशन जज होंगे वो क्या होंगे, क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कब बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट जज कौन हो गया, या जो सिविल केस को देखता है। अब उसको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कब बोलेंगे, when she or he is preside over a district court in a city which is सिटी के अंदर, ठीक है, शहरों में इसको क्या बोलेंगे, तो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बोलेंगे, एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब क्या होगा, देखिए जिला न्यायाधीश को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है जब वह किसी शहर के जिला अदालत की अध्यक्षता कर रहे हो जिसके राज्य सरकार द्वारा महानगरी के क्षेत्र के रूप में नामित किया गया हो। यानी जब वो महानगरी में किसी काम कर रहे होंगे एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसको हम क्या उनको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट जज भी सेशन जज बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन सेशन जज किसको बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज को ही, जब वो काम क्या करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में करेंगे, तो महानगरी में काम करेंगे। तो काम दोनों लोग का वही है, पर वहां पे नाम बदल दिया गया है, ठीक है, नाम बदल दिया गया, शक्तियां भी वही है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जजेस में बी वर्किंग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्या होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के साथ भी काम कर सकते हैं। कब करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द जुडिशियल वर्कलोड, जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए जुडिशियल वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी वहां पे लाके अपने काम को वहां पे किया जाए, ठीक है। नंबर ऑफ जो जजेस हैं वो हालांकि फिर भी कम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को लगाने के बाद भी, ठीक है। न्यायिक कार्यभार के आधार पर जिला न्यायाधीश अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के साथ काम कर सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ए हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो द हाई कोर्ट जज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है ये, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है बिलो हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के नीचे जो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है। आपको ये एकदम याद रख लेना है। आगे बोला गया द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो होल्ड अपील एंड जुरिडिक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इनके पास क्या है, अपील एंड जुरिडिक्शन है। अपील एंड जुरिडिक्शन क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने के बाद हम अपील एंड जुरिडिक्शन को भी यहाँ पे समझ लेंगे। एंड सुपरविजन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट, यानी जो हाई कोर्ट के बाद सबसे बड़ी न्यायालय अगर बोला जाए या कोर्ट है तो वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उनके अंदर अभी अपील एंड जुरिडिक्शन क्या होता है इसको हम देखेंगे, पर ये बोला गया है कि ये क्या है, ये इनके सबसे ऊपर है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट इनके नीचे ही आती हैं। आगे आपको देखिए हिंदी में बोला गया जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नीचे सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकारी है, ठीक है। जिला न्यायालय अपने नीचे के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार और पर्यवेक्षण भी रखता है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया अपीलीय न्यायालय, जैसे मान लीजिए आप निचली अदालतों में गए, आपने किसी जो फैसला है जज का उसे आप असंतुष्ट हो गए, ठीक है, आपका लड़ाई का मुकदमा था या फिर आप मान लीजिए कहीं जमीन का बंटवारे का था, आपके यहाँ वो क्या हुआ, जो निचली अदालत थी उसका क्या डिसीजन आया, आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है,
तो आप उस डिसीजन को चैलेंज कहां पे कर सकते हैं, अपील कहां पे कर सकते हैं, तो वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसी चीज को बोला गया है। यानी उस न्यायालय उस डिसीजन को क्या करना, फिर से रिव्यू करने की शक्ति, ठीक है, उसको कि भाई इस चीज को आप जरा सा देखिए कि क्या ये सही है या गलत है, इसको अपील कर देना, उसको चैलेंज कर देना, उस जज के डिसीजन को चैलेंज कर देना। तो जब भी चैलेंज करेंगे उसकी ऊपरी अदालत में ही करेंगे, तो ऊपरी अदालत वहां पे क्या हो जाएगी, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, उसके पास ये शक्ति है अपील एंड जुडिक्शन की, वहां पे उसको शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो ऑन द सिविल साइड, यानी जो आपका सिविल मुकदमा है, इसके अंदर क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है क्या है, बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी अगर ये सिविल साइड की मामला देखें, ठीक है, सिविल केस में, सिविल केस की अगर आप बात करेंगे, सिविल केस में देखिए सबसे ऊपर क्या है, तो यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या है, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या है आपका आ जाएगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे है देखिए इंक्लूडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया, यानी जूनियर सिविल जजेस कोर्ट, ठीक है, जज कोर्ट। दूसरा है आपका प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट। तीसरा है आपका सीनियर सिविल जज कोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड सब कोर्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब कोर्ट बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे नीचे क्या आएगा, तो जूनियर सिविल, क्या है, जूनियर सिविल जज कोर्ट आ गया। ठीक है, जूनियर सिविल जज कोर्ट। उसके ऊपर क्या आएगा, ये सबसे निचली अदालत है। ठीक है, इसके ऊपर आएगा प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, सीनियर सिविल जज कोर्ट, या फिर उसको सब कोर्ट्स भी कहते हैं। तो ये आपकी हायरार्की रहने वाले, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए क्या रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे क्या है आपका सीनियर सिविल जज कोर्ट, या फिर उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, सब कोर्ट बोलते हैं। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आएगा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल सिविल जज कोर्ट आ जाएगा, और उसके सबसे नीचे जूनियर सिविल जज कोर्ट। तो ये आपको सीक्वेंस याद रख लेना है। सिविल केसेस के अंदर जो मुकदमा होते हैं, जिससे देखिए अब मुकदमा दो तरीके का होता है। एक तो मुकदमा होता है जैसे मान लें जमीन का विवाद हो गया, ठीक है, कहीं बंटवारा का विवाद हो गया, ठीक है, कहीं पे कोई चीज अगर आपने खरीदा बेचा उसमें बेईमानी हो गई, तो ऐसे मुकदमा जिसमें क्या है कि वहां पे एक दूसरे को कंपनसेट किया जाएगा, उसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करने की बात यहाँ पे की गई है, तो वहां पे सिविल केसेस होते हैं। आपराधिक मामले में किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की हत्या कर दी, तो ऐसे क्रिमिनल मामले होते हैं। किसी को धमकी दी या ध्यान से मारने का, तो ये आपराधिक मामले होते हैं। ठीक है, दो मामले होते हैं। तो जो कोर्ट का जो सीक्वेंस लगाया गया है वो सिविल केसेस में कैसे लगाया गया, तो उसका ये फॉर्मेट है। ठीक है, वही अगर बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन क्रिमिनल साइड। क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल केस में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले वहां पे सबसे ऊपर क्या होगा, हालांकि नीचे से दिया है, तो पहला है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, तो क्रिमिनल साइड में देखिए, क्रिमिनल साइड में देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें, ठीक है, ये आपको एकदम याद रख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपको ऐसे एकदम याद रख लेना। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल साइड की बात करें, क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें, तो क्रिमिनल केस में देखिए सबसे पहले नीचे क्या रखा गया, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये आपका सबसे नीचे होगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाएगा। इसके ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी सीक्वेंस रखी गई है। सबसे नीचे क्या है, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर क्या है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा। तो ये आपको एकदम याद रख लेना है जो सीक्वेंस है, चाहे वो क्रिमिनल केस का हो गया, चाहे वो सिविल केस का होगा। ये आप दोनों चार्ट वाइज रखिए, जो सबसे नीचे उसको नीचे रखेगा, ऐसे ऊपर बढ़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो यहाँ पे पहले है उसको सबसे नीचे रखेगा, उसके उससे ऊपर ये होगा, उससे ऊपर ये होगा, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट वो हो जाएंगे, क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे एकदम याद रख लेना है सिविल और क्रिमिनल मामलों के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ देयर हायरार्की। तो देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, इसके अलावा भी मुंसिफ कोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है, इस हायरार्की में है, जो कि नीचे होती हैं। ठीक है, दे आर द लोएस्ट इन टर्म ऑफ हैंडलिंग मैटर्स ऑफ सिविल नेचर। तो सिविल नेचर का जो सबसे निचला अगर कोई कोर्ट है तो वो क्या है, मुंसिफ कोर्ट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं कि सबसे जो सिविल केस है उसमें सबसे जो निचली अदालत है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। एंड फंक्शन बिलो द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये किसके अंदर काम करते हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ही काम करते हैं। सबसे निचली अदालत होती है
आपके सिविल मुकदमों के अंदर। अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा मुंसिफ न्यायालय भी इस पदानुक्रम का एक हिस्सा है। वे नागरिक प्राकृति के मामलों को संभालने और अधीनस्थ न्यायालयों के नीचे कार्य करने में के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। तो मुंसिफ कोर्ट क्या है? सबसे लोएस्ट कोर्ट इन द आपके क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन सिविल मैटर्स की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दियर पेक्यूनरी लिमिट्स मीनिंग द कोर्ट्स एबिलिटी टू हियरिंग मैटर्स अप टू अ particular claim of money are modified by the respective state government। इसकी कुछ सीमाएं तय कर दी गई हैं कि आप इस लेवल तक के मुकदमों को 2 लाख 4 लाख, ये हर स्टेट अपना फिक्स कर देता है कि आप इस लेवल तक के मुकदमों को आप मुंसिफ कोर्ट के अंदर देख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ का मामला है तो मुंसिफ कोर्ट में उसको डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप इसके अंदर ही जितने भी मुकदमे होंगे वही आप देख सकते हो, आपके अधिकार में उतने ही मुकदमे आएंगे। बहुत बड़े जो सिविल मामले होंगे उसको आप सुनवाई नहीं करोगे। इससे हुआ क्या कि जो छोटे मोटे मुकदमे होते थे, जो सिविल मुकदमा होता था, उसको मुंसिफ कोर्ट के द्वारा ही रिजॉल्व कर दिया जाता था। पर सिविल मुकदमों में भी कोई बहुत बड़ा अगर मान लीजिए केस आ गया 1000 करोड़ 500 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए का, तो वैसे जो केस है वो डील मुंसिफ कोर्ट नहीं करेगा, वो लिमिटेशन लगा दिया गया। और लिमिटेशन कौन लगाया? तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपना लगा देती है वहां पे। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे बोला गया कि सीमा तय कर दिया गया कि इसके अंदर ही आप सारी चीजों को देखोगे। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए तय कर दिया गया, तो 10 लाख से अगर ऊपर के मुकदमा है तो मुंसिफ कोर्ट के अंदर उसको नहीं लाया जा सकता है। अगर लाया भी गया तो मुंसिफ कोर्ट उस चीज को मना कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर उस पर वो सुनवाई करता भी तो वो काम क्या करेगा? लीगल मैक्सिम का यूज करेगा, अल्ट्रा वायर बियॉन्ड द पावर वो जाके काम करेगा। उसकी शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति क्या है कि 10 लाख या उससे नीचे के जितने भी मुकदमे हैं सिविल केसेस वो उसको डील कर सकता है। पर अगर उस 10 लाख को पार कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर अपनी शक्तियों को लांघ के वो काम कर रहा है। जो उसकी शक्तियां नहीं दी गई हैं पर उसको लांघ के वो काम कर रहा है, क्या? अल्ट्रा वायर काम कर रहा है। और अगर वो 10 लाख से नीचे का काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा वायर, मतलब वो अपनी अथॉरिटी में रह के ही काम कर रहा है। उसको ये अधिकार है कि 10 लाख से नीचे के जो मुकदमा है सिविल मुकदमे, उस पर वो सुनवाई कर सकता है, उस पर फैसला वो दे सकता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपके जो लीगल मैगजीन है उसको भी हम इस क्लास के अंदर रिकॉल कराते रहेंगे, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए तय कौन करता है? तो ये राज्य की सरकारें तय करती हैं। ठीक है, कितना पैसे तक के मुकदमा है, कितने धन की जो मुकदमा है वो ये देख सकते हैं मुंसिफ कोर्ट। अब ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने वहां पे देखा था कि सबसे लोएस्ट कोर्ट कौन सी है वहां पे सिविल केसेस के अंदर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो मुंसिफ कोर्ट थी वहां पे। ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो न्यायाधिकरण क्या होता है इसके बारे में आप जरा सा देखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जुडिशियल बॉडीज, जो जुडिशियल बॉडी है उसके अलावा इंडियन जुडिशरी ऑल्सो कैटेगराइज्ड बाय न्यूमरस सेमी जुडिशियल बॉडी। सेमी जुडिशियल बॉडी मतलब कि वो जुडिशरी बॉडी नहीं है, जुडिशियल बॉडी नहीं है, पर फिर भी वो वैसे काम कर रही है, कुछ शक्तियां उसको दे दी गई है ताकि वो जुडिशियल बॉडी के जैसे थोड़ा काम कर सके। ठीक है, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या हो गया? कुछ सेमी जुडिशियल बॉडी को बनाया गया था। क्योंकि अब इससे होगा क्या फायदा कि जो जजेस के, जो कोर्ट में जजेस की संख्या कम है, जिससे नंबर ऑफ केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसका वर्कलोड कम करने के लिए, जुडिशरी का जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन किया गया था। और ये क्या है? एक सेमी जुडिशियल बॉडी है। क्वेश्चन पूछ देगा ट्रिब्यूनल्स क्या एक जुडिशियल बॉडी है, तो आप ऐसा नहीं करिएगा, वहां पे या तो क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलेगा या तो सेमी जुडिशियल बॉडी बोलेगा, तो आपको वही मार्क करना है। ट्रिब्यूनल्स क्या है? एक सेमी जुडिशियल बॉडी है। इस न्यायिक निकायों के अलावा भारतीय न्यायपालिका के विशेष विवाद समाधान में शामिल कई अर्ध न्यायाधिक निकाय भी है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। दीज बॉडी फंक्शन एज सेमी और क्वेसी जुडिशियल बॉडीज। देखिए ये बताया ना अभी मैंने आपको बताया था, या तो ये अर्ध या तो क्वासाई भी होता है आधा ही। ठीक है, बिकम दे में कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जजेस विदाउट अ लीगल बैकग्राउंड। ठीक है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी लगाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो क्या करेंगे वहां पे उन केसेस को रिजॉल्व करने की बात वहां पे करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज बनाए गए ऐसे जो क्या करेंगे केस मुकदमा को वहां पे रिजॉल्व करने के काम करेंगे। ठीक है, जिससे जुडिशरी का वर्कलोड बहुत कम हो जाए। ठीक है, ये निकाय अर्ध या अर्ध न्यायिक निकायों में के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनके बिना कानूनी पृष्ठभूमि में प्रशासनिक अधिकारी या न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जुडिशियल अगर जज नहीं है वो भी इसके अंदर आगे काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे
पुलिस ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, लोक अदालत लगता है वहां पे अपनी बातों करके छोटे मोटे जो मामले होते हैं उसको वहां पे रिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मुकदमे लायक मतलब ऐसे जो छोटे मोटे मुकदमे हैं उसमें ट्रिब्यूनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही जो बर्डन ऑफ केसेस का लोड है जुडिशरी पे उसको कम करने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं yet they function in their judicial capacity and hear relevant legal matters and देखिए इनकी भी एक कैपेसिटी है, अब हर एक मुकदमे को ये सॉल्व नहीं करेंगे पर हाँ जो छोटे मोटे मुकदमे हैं उनके बारे में ये यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, इनकी भी एक जुडिशियल कैपेसिटी रखी गई है। ठीक है, सेटल क्लेम बिटवीन द पार्टीज, अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर लड़ाई झगड़ा है, कुछ डिस्प्यूट है, कुछ मुकदमा है जमीन को लेके, तो उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की शक्तियां इनको दी गई है। ठीक है, फिर भी वे अपनी न्यायिक क्षमताओं में कार्य करते हैं और प्रासंगिक कानूनी मामलों की सुनवाई करते हैं और पार्टियों के बीच दावों का निपटारा करते हैं। तो जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने का काम ट्रिब्यूनल्स करता है। ट्रिब्यूनल्स हैव बिकम कॉन्स्टिट्यूएट अंडर द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट enshrined the Constitution of India or throughout legal enactments, example a law passed by the legislature, यानी न्यायिकरणों का गठन भारत के संविधान के निहित विशिष्ट संवैधानिक जनादेश के तहत या कानून अधिनियमों के माध्यम से किया गया है। उदाहरण के लिए विधायिका द्वारा पारित एक कानून। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जो ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया था, जो गठन हुआ है वो भारत के संविधान के विशिष्ट संवैधानिक जनादेश के तहत ही किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बताया गया, आप उदाहरण के तौर से कानून पारित किया गया कानून, जैसे पास बाय योर लेजिस्लेशन, ए लॉ पास बाय योर लेजिस्लेचर के तहत इसको किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे देखिए their creation aims to increase efficiency in resolving dispute and reducing the burden of the court। ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाया गया, तो इसका नाम था एफिशिएंसी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो एफिशिएंसी यानी जो स्पीड है वो बढ़ सके किसका, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ जो बर्डन ऑफ कोर्ट है यानी कोर्ट का जो भार है उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था। उसी चीज को हिंदी में भी जरा आप पढ़ लीजिए, उनके निर्णय का उद्देश्य विवादों को सुलझाने में दक्षता बढ़ाना और अदालतों पर बोझ कम करने का है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए ट्रिब्यूनल्स का, इसको आपको याद रख लेना है और साथ ही साथ इसके फुल फॉर्म को भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूनल्स के बारे में अब यहाँ पे दिया गया, जो भी ट्रिब्यूनल्स देखिए एनसीईआरटी बुक में दिया गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, वो आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिब्यूनल्स। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स इंक्लूडिंग, देखिए पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, पहला क्या है CAT, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गया। ठीक है, जिसको कैट बोलते हैं, फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके मामले अगर आते हैं तो उसको किस में डील किया जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर अंडर, आपको वहां पे कैट दे देगा, सेट दे देगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स दे देंगे, TDSAT दे दिया, ठीक है, NGT दे दिया, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि अगर सेंट्रल लेवल का कोई दिक्कत है तो वहां पे क्या होगा, कैट हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं स्टेट की अगर बात किया जाए तो सेट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो कि सेट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेट हो जाएगा। अगला आपका टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल्स यानी TDSAT, ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन द टेलीकॉम सेक्टर इंडिया। तो टेलीकॉम सेक्टर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, TDSAT, TD सेट करके हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स यानी NGT फॉर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट इशू। तो इन्वायरमेंट इशू से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा आपका, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आपके लिए वहां पे वर्क करेगा। तो ये आपको देख लेना है, आपको बहुत अच्छे से कैट देख लेना है, SAT सेट देख लेना है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, TDSAT देख लेना है, इन सभी को एकदम याद रखना है, NGT देख लेना है। जितने भी पेड बच्चे देख रहे हैं आपको मैं कभी भी कॉल करके ये चीजें पूछ सकता हूं, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म और किसके लिए बनाया गया है, ये आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है उसी चीज को देखिए यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कुछ न्यायाधिकरणों का उदाहरणों में
में शामिल है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों और विवादों को सुलझाने के लिए केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, बनाया गया है। आगे बात करते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया गया है। अगला भारत के दूरसंचार क्षेत्र विवादों को सुलझाने के लिए दूरसंचार विवाद निपटारा अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया है। पर्यावरणीय मुद्दों पे से जुड़े विवादों के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, जो 4 मैंने ट्रिब्यूनल्स के नाम बताए ये आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स फंक्शन विथ रेगुलेटर्स, ठीक है, यानी इनमें से कुछ न्यायाधिकरण नियमों के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। रेगुलेटर्स एंड स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी दैट ओवरसीज द लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस इन द रिलेवेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स, यानी नियामक विशेष सरकारी एजेंसियां हैं जो संबंधित सरकारी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था के अनुपालन की निगरानी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स TDSAT, ठीक है, फॉर द फंक्शन अलोंगसाइड द रेगुलेटर्स ट्राया, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ और भी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो इनको मतलब क्या रेगुलेट करने का भी काम करती है। इन फॉर्मुलेटिंग लॉ एंड पॉलिसी फॉर रिजॉल्विंग टेलीकॉम डिस्प्यूट इन इंडिया। कुछ ऐसे पॉलिसीज भी लाया जाता है जिससे क्या हो सके कि वहां पे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ही ना हो, उस चीज को पॉलिसी लाने से जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। उदाहरण के लिए एक न्यायीकरण TDSAT भारत के दूरसंचार विवादों को सुलझाने के लिए कानून और नीति तैयार करने में नियामक है। ट्राई के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ट्राई के बारे में आपको फुल फॉर्म याद रखना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जरा सा इसमें थोड़ा सा और समझिए क्या कह रहा है ये पॉइंट। जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके अलावा भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट सेक्टर और एजेंसीज हैं जो क्या काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने के बाद उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन पे पॉलिसीज बनाने का काम करती हैं। जैसे TDSAT के अंदर क्या बोला गया, ट्राई काम करता है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मतलब ये उसको रेगुलेट करने का काम करता है और पॉलिसी बनाने का काम करता है। आगे हम देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, देयरफॉर दीज ट्रिब्यूनल्स कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट रोल ऑफ कोर्ट इन मेंटेनिंग लॉ एंड जस्टिस इन सोसाइटी। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है वहां पे, ठीक है। इसलिए न्यायाधिकरण समाज में कानून और न्याय को बनाए रखने के लिए अदालतों की भूमिका को पूरक और संपूरित करते हैं। तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को ये पूरा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कहां पे, तो जस्टिस इन सोसाइटी के लिए। देखिए जस्टिस इन सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हेल्प करती हैं, ठीक है। अब आज का कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा। तो पहली चीज आपको ये बताना है, ठीक है, कि आज का मैं 5 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, ये 5 प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, जो आज के इस क्लास से ही है। चलिए, पहला आपका फर्स्ट CJI कौन था, फर्स्ट CJI कौन था, पहला प्रश्न आपसे, ठीक है। ये जो क्लास था इससे आज के 5 प्रश्न, पहला CJI कौन था। दूसरा, आपका जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ, स्थापना का डेट क्या था, ठीक है, ठीक है। तीसरा आपका हुआ रिप्लेस किसको किया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसके स्थान पर लाया गया था, किसके स्थान पर लाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगला प्रश्न है जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, पास है, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न है और 2 चीजें आपको याद करना है। याद करो में क्या करना है, याद करो में
जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बताया था सिविल और क्रिमिनल केस के अंदर, सिविल एंड क्रिमिनल केस का जो मैंने ऑर्डर बताया था, ठीक है, वो आपको सीक्वेंस याद रख लेना है। और जो मैंने यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में कुछ फॉर्म जो वो थे, ट्रिब्यूनल्स के फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है और क्यों बनाए गए थे। ये पेड बच्चे वाले के लिए 2 होमवर्क है, ये आपको कर लेना। ये मैं कभी भी कॉल करके पूछ सकता हूँ। हालांकि जो बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो बच्चे इस चीज को याद कर लें, ठीक है। और मैं पेड वाले बच्चों से कह दूं कि ये चीजें मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं, तो ये आपको याद रख लेना है। आज के 5 प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट करके बताना है। पहला CJI कौन थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस डेट पर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में किसके स्थान पर लाया गया था, वो कौन से 2 कोर्ट को हटा के सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था। जजेस की जो स्थापना शक्ति मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की बात है वो किसके अंदर बोली गई है, और हाई कोर्ट्स कितने हैं अभी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी कंप्लीट फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं CUET BLLB की, जिसके अंदर आप लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, साथ ही साथ डोमेन में लीगल स्टडीज एंड जनरल टेस्ट की अगर आप पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे सामर्थ्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी चल रही है, आप वहां पे एनरोल हो सकते हैं। LLB BLLB के लिए आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। जो कोर्स की फीस है वो बहुत नॉमिनल रखा गया है, जिसके अंदर हम क्या देने वाले हैं, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ऐसे ही बाइलिंगुअल, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जो हिंदी मीडियम की देखिए अभी मैंने जो PPT था ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, तो वो PPT भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी रखा जाएगा, पूरी लेंथ टेस्ट भी मिलेगा आपको, क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और पूरा गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम तक। हमारा पर्सनल नंबर आपके सभी के पास रहेगा, वहां पे कोई भी डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको पर्सनली वहां पे गाइड करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपसे लाइव इंटरेक्शन भी हमेशा करते रहेंगे। और देखिए हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए आप क्या होगा, DNS एजुकेयर ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे एनरोल हो जाइए। प्ले स्टोर आपको DNS एजुकेयर ऐप डालना है, वहां पे मिल जाएगा, आप एनरोल हो सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए 63879867 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एनरोल होकर आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी यूट्यूब पे भी हम मिलते ही रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जो 5 प्रश्न है वो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमारा थोड़ा उत्साह रहेगा, और मैक्सिमम चीजें आपको यूट्यूब पे भी लेके कराने वाले हैं। साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो आपको हम पूरा अपने बैच के अंदर देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।